तो कोनिक सेक्शन से आज का टॉपिक हमारा इलिप्स होगा। आज हम इलिप्स का बेसिक नॉलेज आपको देंगे और जब बेसिक कंप्लीट हो जाएगा तो कॉम्पिटिटिव वाले जो कंसेप्ट हैं उसमें दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। कॉमन टेंजेंट पढ़ चुके हैं, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट पढ़ चुके हैं, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड मिड पॉइंट इज गिवन पढ़ चुके हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट पढ़ चुके हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा नया आएगा कि पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा, और कुछ छोटे मोटे कंसेप्ट्स आएंगे। उसके बाद मतलब इलिप्स पढ़ लोगे तो हाइपरबोला में भी दिक्कत नहीं होगी, हाइपरबोला भी इलिप्स की तरह ही है। पहले आज हम आपको इलिप्स पढ़ाते हैं, इलिप्स का बेसिक नॉलेज देते हैं शॉर्टकट में। इलिप्स क्या होता है? Ellipse is locus of a point. Ellipse is locus of a point moves in a plane in such a way that the sum of distances from two fixed points is always constant. मैं सारी बातें समझाऊंगा तुम्हें, पहले लिख दूं। Ellipse is locus of a point moves in a plane in such a way that the sum of whose distances from two fixed points is always constant. These two fixed points are called the foci of ellipse. कुछ लोग फोकाई बोलते हैं, कोई फोसी बोलता है, कोई फोकी बोलता है। अब जैसे रेडियस का प्लुरल रेडियाई होता है, तो फोकस का प्लुरल फोकाई से भी काम चला सकते हो। बाकी तुम्हारी मर्जी है, फोकाई बोलो, फोसी बोलो, फोकी बोलो। These two fixed points are called the foci of ellipse. पहले हम इसको समझ लेते हैं कि इलिप्स बनता कैसे है, उसके बाद इसके पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं। जब पार्ट्स के बारे में जान लेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। सपोज कर लो ये तुम्हारा XY प्लेन हो गया और इस XY प्लेन में ये दो फिक्स पॉइंट हो गया। एक फिक्स पॉइंट F हो गया और दूसरा F डैश हो गया, और इस प्लेन में हम एक पॉइंट को घुमाते हैं। इस तरीके से घुमाते हैं कि जहां कहीं भी उस पॉइंट को रखें, इन दोनों फिक्स पॉइंट्स के डिस्टेंस का सम बराबर। मान लो किसी समय में उस पॉइंट को हमने यहां पर रख दिया, यहां से हमने क्या किया, इसका डिस्टेंस मापा और ये डिस्टेंस आ गया 40 सेंटीमीटर। फिर इसका डिस्टेंस भी मापा और पता चला कि ये भी आ गया 40 सेंटीमीटर। तो 40 + 40 कितना हो गया? 80 हो गया। अब इस पॉइंट को यहां से हटा के कहीं और रखो, लेकिन कंडीशन क्या है, जहां कहीं भी रखोगे वहां से इन दोनों के डिस्टेंस का सम 80 होना चाहिए। मैंने एग्जांपल के तौर पे 80 ले लिया। कांस्टेंट डिस्टेंस का मतलब यही होता है कि जहां कहीं भी रखोगे इन दोनों फिक्स पॉइंट के डिस्टेंस को जब जोड़ोगे तो उतना ही आना चाहिए जितना पहली बार में आया है। अभी क्या है डिस्टेंस? अभी तुम्हारा डिस्टेंस सपोज कर लो कि 40 + 40 80 है। अब तुम ऊपर तो रख नहीं सकते, ऊपर रखोगे तो दोनों फिक्स पॉइंट का डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो जोड़ के 80 से ज्यादा आ जाएगा। नीचे यहां पे नहीं रख सकते, नीचे अगर इधर रखोगे तो घट जाएगा। फिर कहां रखें? साइड में रखो ना, बगल में रख दो यहाँ पे। इससे क्या होगा, एक डिस्टेंस बढ़ेगा और दूसरा डिस्टेंस घटेगा, तो दोनों बैलेंस रहेगा। एक मान लो 40 से बढ़ के हो गया 50, तो दूसरा 40 से घट के हो गया 30, और 50 और 30 फिर से 80 हो गया। थोड़ा और ऐसे ही साइड में रखो,
तो एक डिस्टेंस जो 40 था ये अब बढ़ के हो गया 60, और जो 40 था ये घट के हो गया 20। 60 और 20 80 हो गया। इस तरीके से जब पॉइंट को घुमाओगे तो एक अंडे की आकृति बन जाएगी, एक शेप बनेगा। ये देखो ये शेप बन गया, ये हो गया इलिप्स। अब इसके किसी भी पॉइंट से ये पाथ बन गया, इसके ये एक रास्ता बन गया, पाथ बन गया। किसी भी पॉइंट से इन दोनों के डिस्टेंस को मापोगे और जब जोड़ोगे तो हमेशा कांस्टेंट डिस्टेंस आएगा, हमेशा 80 आएगा। ठीक है, 80 मैंने एग्जांपल के तौर पे ले लिया था। अब एक लाइन आएगा और वो लाइन इस शेप को, इलिप्टिकल शेप को छेद करता हुआ जाएगा और दोनों फोकस को कंटेन करेगा, दोनों फोकस को कंटेन करेगा। उस लाइन को ध्यान से देखो, ये हो गया एक्सिस ऑफ इलिप्स। एक्सिस एक नहीं दो होते हैं, दोनों फोकस का मिड पॉइंट जहां पे होगा बिल्कुल बीचों बीच, ये इलिप्स का सेंटर हो गया। सपोज कर लो ये O पॉइंट हो गया सेंटर, और यहां एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे जो O पॉइंट से होता हुआ इलिप्स को फिर से दो जगह छेद करेगा, ये भी एक्सिस ही होगा। इनमें एक बड़ा वाला जो है इसको हम मेजर एक्सिस बोलेंगे, और जो छोटा होगा इसको हम माइनर एक्सिस बोलेंगे। तो एक्सिस ये पूरा नहीं, ये किस पॉइंट पे छेद कर रहा है, सपोज कर लो V और V डैश पे छेद कर रहा है, तो V से V डैश तक की जो दूरी होगी इसको हम बोल देंगे मेजर एक्सिस। और दोबारा ये B और B डैश पे अगर मान लो कट कर रहा है, छेद कर रहा है, तो B से B डैश तक की दूरी को माइनर एक्सिस बोलेंगे। जिस प्रकार पैराबोला में डायरेक्ट्रिक्स होता है वैसे इसमें भी डायरेक्ट्रिक्स होगा। फोकस से जिस डायरेक्शन में, वर्टेक्स से जिस डायरेक्शन में फोकस है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन मिलेगा, ये दोनों तरफ मिलेगा, और इस लाइन को हम डायरेक्ट्रिक्स बोलेंगे। यानी L1 और L2 ये हमारे इलिप्स का डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा। जिस प्रकार पैराबोला में फोकल कॉर्ड हुआ करता था, इसमें भी फोकल कॉर्ड होगा। फोकस से जितने कॉर्ड पास करेंगे, फोकस से अगर कोई कॉर्ड पास करेगा तो हम इसको फोकल कॉर्ड बोलेंगे। अगर मान लो ये कॉर्ड P M और N पॉइंट पे काट रहा है या R और N पॉइंट पे काट रहा है, तो इस Rn को हम बोलेंगे फोकल कॉर्ड। और अगर फोकस से नहीं पास करेगा तो सिंपल कॉर्ड होगा। एक ऐसा फोकल कॉर्ड जो एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, जो पाथ को L और L डैश पे काटेगा, इसको हम लेटस रेक्टम बोलेंगे। पैराबोला में भी लेटस रेक्टम ही बोलते थे, इसमें भी लेटस रेक्टम बोलेंगे। और इसी लेटस रेक्टम को आप डबल ऑर्डिनेट भी बोल सकते हो। एक्सिस के ऊपर जितने परपेंडिकुलर कॉर्ड्स ड्रॉ किए जाएंगे उनको हम डबल ऑर्डिनेट बोलेंगे। तो सारे पार्ट्स तो बिल्कुल मिलता जुलता वैसे ही है जैसा पैराबोला में था। पार्ट्स के बारे में हम जान लेते हैं एक बार। यहां देखिए V एंड V डैश, R V और V डैश, ये V हो गया, ये V डैश हो गया। V एंड V डैश आर वर्टिसेस। F एंड F डैश, F और F डैश को हम क्या बोलेंगे, फोकाई। O, O इज सेंटर, सेंटर बोलेंगे O को। L1 एंड L2, L1 और L2 जो दो लाइनें हैं इनको हम बोलेंगे डायरेक्ट्रिसेस, डायरेक्ट्रिसेस। L1 L2 क्या हो गया, डायरेक्ट्रिसेस। Rn, Rn को हम क्या बोलेंगे,
फोकल कॉर्ड, V से V' तक की जो दूरी होगी, V से V' तक की दूरी को हम बोलेंगे लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस। B से B' तक की दूरी, डायग्राम में देखो, B से B' तक की जो दूरी होगी, इस डिस्टेंस को हम बोलेंगे लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। F से F' तक की जो दूरी होगी, दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस F से F' तक, F से F' तक की जो दूरी होगी, इसको हम बोलेंगे फोकल लेंथ या फोकल डिस्टेंस। L से L' तक की दूरी, L से L' तक की जो दूरी होगी, इसको हम बोलेंगे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो इन पार्ट्स को बोलने आना चाहिए। हमने सभी पार्ट्स के नाम बता दिए। अब इसके बाद आता है इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी जिसको हम ई से डिनोट करते हैं। इसेंट्रिसिटी का डेफिनेशन हमने पैराबोला के साथ भी बताया था। आज एक बार और देखो इसेंट्रिसिटी क्या होता है। तो इसेंट्रिसिटी इज the ratio of distances from center to focus and center to vertex। यानी इसेंट्रिसिटी का एक डेफिनेशन यहां से मिल गया तुम्हें। इलिप्स हो या हाइपरबोला हो, सेंटर से फोकस का डिस्टेंस और सेंटर से वर्टेक्स का डिस्टेंस, इसका जो रेशो होगा, इसको हम इसेंट्रिसिटी बोलेंगे। यानी इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, सेंटर से फोकस का डिस्टेंस, ये हो गया OF, सेंटर से वर्टेक्स का डिस्टेंस, ये हो गया OV। अब तुम ये देख सकते हो कि OF जो है, OF छोटा होगा लेंथ OV से। तो अगर OV को हम इधर ला दें तो OF अपॉन OV ये 1 से छोटा होगा। यानी इससे हमें पता चल गया कि इसेंट्रिसिटी जो होगा पैराबोला इलिप्स का इसेंट्रिसिटी 1 से छोटा होगा। OF अपॉन OV, यही तो है इसेंट्रिसिटी का फार्मूला। यानी इसेंट्रिसिटी, इलिप्स का इसेंट्रिसिटी हमेशा 1 से कम होगा। इसेंट्रिसिटी का दूसरा डेफिनेशन क्या था जो हमने पैराबोला में भी यूज किया था, इस पाथ के ऊपर किसी भी पॉइंट से, ये जो पाथ हमने बना दिया, इसके ऊपर अगर कोई पॉइंट P लिया, किसी भी पॉइंट से फोकस का डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा, इसके रेशियो को भी हम इसेंट्रिसिटी भी बोलते हैं। अल्टरनेटिवली आप ये भी कह सकते हो कि इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू PF अपॉन PM। अब जरा सोचो, अगर तुम्हें फोकस का कोऑर्डिनेट मालूम है और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन मालूम है, इसेंट्रिसिटी मालूम है, तो तुम इलिप्स का इक्वेशन आराम से बना सकते हो। इस P पॉइंट को H के मान लोगे और P का लोकस निकाल दोगे तो तुम्हारा क्या होगा, इलिप्स का इक्वेशन बन जाएगा। यानी PF इज इक्वल टू इसेंट्रिसिटी इंटू PM। ये फॉर्मूले का काम करेगा जब कभी भी आपको किसी इलिप्स का इसेंट्रिसिटी मालूम हो, फोकस का कोऑर्डिनेट मालूम हो और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन मालूम हो। ऐसी कंडीशन में इलिप्स का इक्वेशन बनाने के लिए आप इस फॉर्मेट को यूज करोगे। P को H के जब मान लोगे, फोकस का कोऑर्डिनेट मालूम होगा, तो क्या होगा, PF डिस्टेंस फॉर्मूले से निकल जाएगा और डायरेक्ट्रिक्स का अगर इक्वेशन मालूम है
तो तुम परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला लगा दोगे ना, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, उससे pm निकल जाएगा। इसेंट्रिसिटी 0 से 1 के बीच में आएगा, 1/2, 2/3, 4/5, यहाँ पे इसेंट्रिसिटी डाल दोगे, स्क्वायरिंग करने के बाद इलिप्स का तुम्हें इक्वेशन मिल जाएगा। तो इसका यूज कब करोगे? जब कभी भी फोकस का कोऑर्डिनेट मालूम हो, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन मालूम हो, और P का तो हमें लोकस ही निकालना है, तो P को ऐसी कंडीशन में H के मान के और इनमें जब वैल्यूज डालोगे इलिप्स का इक्वेशन निकल जाएगा। हम बना के दिखाएंगे आपको। अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, ये जो इलिप्स हमारा बन रहा है सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस और सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, ये कैसे चेक किया जाता है ये तरीका हम सिखाएंगे। कोई भी कर्व दिया हो और तुम्हें ये चेक करना हो कि ये किस एक्सिस के सिमेट्रिक है या नहीं है, इस बात को कैसे चेक करोगे, पहले ये बात हम बताएंगे, उसके बाद हम आगे इसके पार्ट्स का डिस्कशन करेंगे। हाँ, अब हम डिस्कस करते हैं तुम्हारे साथ कि हम ये कैसे चेक करेंगे कि कोई भी कर्व एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है, वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है, या दोनों में किसी भी एक्सिस के सिमेट्रिक नहीं है। याद देखो, कर्व सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, इसको चेक करने का तरीका, रिप्लेस y बाई माइनस y। कर्व के इक्वेशन में y की जगह पे माइनस y डाल दो। इफ द इक्वेशन ऑफ कर्व remain unchanged, then we can say the given curve symmetric about x axis, छोटी सी बात, कोई भी कर्व दिया हो, अगर y के जगह पे माइनस वाई डालने के बाद भी कर्व के इक्वेशन पे कोई फर्क ना पड़े, तो हम ये कहते हैं कि वो कर्व सिमेट्रिक है किसके? एक्स एक्सिस के, यानी एक्स एक्सिस उस कर्व के दो बराबर हिस्से कर देगा। एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल, बोल रहा है तो वहां जाकर बैठ जाता। एग्जाम्पल के तौर पे चलो हम पैराबोला से शुरुआत करते हैं, पैराबोला को चेक करते हैं। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये पैराबोला है। अगर इसमें हम y की जगह पे माइनस वाई डाल दें तो क्या होगा? फिर भी तुम्हें y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax मिलेगा। इक्वेशन में कोई चेंज आया? इसका मतलब क्या हुआ? देयरफॉर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। सिमिलरली इसी की तरह अगर x की जगह पे तुमने माइनस एक्स डाला और दिए गए कर्व के इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो तुम क्या कहोगे? सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। अब यस, अब हम मान लो इलिप्स का इक्वेशन लेते हैं, मैं ले रहा हूं बेसिक इलिप्स ले लिया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर इसमें हम पुट कर दें y की जगह पे माइनस वाई और x की जगह पे माइनस एक्स, पूरे इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
देन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 विल बी रिमेन अनचेंज्ड, रिमेन अनचेंज्ड। अगर हम x की जगह पे माइनस एक्स और y की जगह पे माइनस वाई डाल दें तो भी इस इक्वेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप क्या कहोगे, देयरफॉर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 विल बी सिमेट्रिक, विल बी सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस as well as y axis। हमने x की जगह पे माइनस एक्स डाला और y की जगह पे माइनस वाई डाला, इसका मतलब ये जो इलिप्स होगा ये x एक्सिस के भी सिमेट्रिक होगा और y एक्सिस के भी सिमेट्रिक होगा। अब हम इससे बढ़ेंगे आगे। हमारा जो इलिप्स है, अभी हम बेसिक इलिप्स ही पढ़ेंगे, और हमारा जो इलिप्स होगा दो टाइप का इलिप्स बनेगा। एक बनेगा हॉरिजॉन्टल, एक बनेगा वर्टिकल। इन दोनों कंडीशंस को जानना बेहद जरूरी होगा। उसके बाद उनके ऊपर पहले हम छोटे मोटे क्वेश्चंस करेंगे। जब क्वेश्चंस करने आ जाएगा, जब बेसिक चीजें सीख जाओगे, उसके बाद तुम्हारे सामने आएगा कॉम्पिटिटिव का कांसेप्ट। अब देखो आगे, सपोज कर लो a ग्रेटर देन b and the coordinate of fixed point, coordinate of fixed point is plus minus c0 और 0 प्लस माइनस सी। अब अगर तुम्हारे इलिप्स का इक्वेशन मिलता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ऐसी कंडीशन में एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा? एक्स इंटरसेप्ट अगर निकालना हो तो एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है, वाई को 0 डाल दोगे। जब वाई 0 डालोगे तो ये पूरा का पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर मिलेगा। यानी एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा? प्लस माइनस ए। यानी एक्स एक्सिस को प्लस ए और माइनस ए पे काटेगा। और वाई इंटरसेप्ट क्या होगा? प्लस माइनस बी। अरे किसी भी कर्व का अगर एक्स इंटरसेप्ट निकालना हो, कोई भी कर्व है, एक्स इंटरसेप्ट का मतलब एक्स को जहां काटेगा वाई का वैल्यू 0 होगा कि नहीं होगा? तो किसी भी कर्व का, किसी लाइन का, कर्व का अगर एक्स इंटरसेप्ट निकालना हो तो उसके इक्वेशन में हम क्या करते हैं? वाई को 0 डाल देते हैं। अगर इस इक्वेशन में हमने वाई को 0 डाल दिया, पुट कर दिया वाई बराबर 0, जब वाई को 0 डालोगे तो क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 0 बराबर 1, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर मिलेगा। यानी एक्स का वैल्यू प्लस माइनस ए मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वही मैंने लिखा कि एक्स इंटरसेप्ट इसका प्लस माइनस ए होगा और वाई इंटरसेप्ट इसका क्या होगा? प्लस माइनस बी होगा। लेकिन अब हमने पहले ही ए को बी से बड़ा मान लिया। अगर मान लो हमने इक्वेशन ऐसा लिख दिया एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो इस बार क्या होगा? इस बार एक्स इंटरसेप्ट प्लस माइनस बी होगा और वाई इंटरसेप्ट प्लस माइनस ए होगा। क्योंकि ए बी से बड़ा है तो एक्स के ऊपर जो लेंथ काटेगा वो ज्यादा होगा और वाई के ऊपर जो लेंथ काटेगा वो कम होगा। यानी तब हमारा इलिप्स कैसा बनेगा? हॉरिजॉन्टल इलिप्स बनेगा। मेजर एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस पे होगा
और ऐसी कंडीशन में ये जो दो वर्टेक्स होता है, ये A0 होगा और ये -A0। माइनर एक्सिस जो होगा, जो y एक्सिस पे काट रहा है, ये 0B पॉइंट होगा और ये 0-B पॉइंट होगा। और जो दोनों फोकस तुम्हारा होगा F और F', ये फोकस C0 होगा और ये -C0 होगा। जब मैं 11th में आप लोगों को पढ़ा रहा था तो ये सारी डेरिवेशंस बताया था मैंने कि इन दोनों ही कंडीशंस में C² का वैल्यू A² - B² के बराबर होता है। चाहे मेजर एक्सिस x पे हो या मेजर एक्सिस y पे हो, C² निकालने का वैल्यू A² - B² होता है। अगर तुम्हारा पैराबोला बेसिक है, बेसिक पैराबोला की पहचान क्या है? सेंटर ओरिजिन पे होगा और मेजर और माइनर एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर होंगे। ऐसी कंडीशन में जो भी पैराबोला बनेगा उनको हम बेसिक पैराबोलाज बोलते हैं। लेकिन सेंटर अगर ओरिजिन से कहीं और शिफ्ट हो गया, एक्सिस एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे नहीं हुआ, तो बेसिक पैराबोलाज नहीं होगा। एक्स इंटरसेप्ट यहाँ पे +-b है और वाई इंटरसेप्ट +-a है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा? वाई पे ज्यादा लेंथ काटेगा, एक्स पे कम लेंथ काटेगा। तो फिर ऐसी कंडीशन में हमारा मेजर एक्सिस वाई पे हो जाएगा और माइनर एक्सिस किस पे आ जाएगा? एक्स एक्सिस पे आ जाएगा। जिस एक्सिस के ऊपर मेजर एक्सिस होगा, वर्टेक्स भी उसी के ऊपर होगा और फोकस भी उसी के ऊपर होगा। अब इनके पार्ट्स देखिए। सबसे पहले आता है वर्टिसेस। वर्टेक्स क्या होगा बच्चों? इस कंडीशन में वर्टेक्स क्या होगा? y इंटरसेप्ट क्या है? +-a। यानी इस कंडीशन में वर्टेक्स होगा तुम्हारा 0, +-a। और इस कंडीशन में क्या होगा? +-a, 0। फोकाई, फोकाई क्या होगा? 0, इस कंडीशन में होगा +-c, 0, +-c। और जब x एक्सिस पे मेजर एक्सिस होगा तब बनेगा +-c, 0। फोकाई के बाद लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, L मेजर मतलब लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। बताओ, यहां से यहां तक के डिस्टेंस को मेजर एक्सिस बोलते हैं। तो ये अगर A0 है तो ये डिस्टेंस A हो गया और ये भी डिस्टेंस A हो गया, तो A और A मिलके कितना हो गया? मेजर एक्सिस यहां भी 2a और यहां भी 2a। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस की लंबाई यहां भी 2b होगा और यहां भी 2b होगा। इसेंट्रिसिटी E, इसेंट्रिसिटी क्या था? सेंटर से फोकस का डिस्टेंस c हो गया और सेंटर से वर्टेक्स का डिस्टेंस a हो गया। इसी के रेशियो को इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। यानी c/a यहां भी होगा, c/a यहां भी होगा। और अगर हम c के जगह पे √a² - b² डाल दें तो यही फार्मूला क्या बन जाएगा? √1 - b²/a²। और इधर भी बनेगा √1 - b²/a²। इसके बाद आएगा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम की लंबाई 2b²/a यहां भी होगा और 2b²/a यहां भी होगा। इसके बाद आता है फोकल डिस्टेंस। दोनों फोकस के बीच के डिस्टेंस 2c यहां भी होगा और 2c यहां भी होगा। इसके बाद आता है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस यहां बनेगा x +-a/e और यहां बनेगा y +-a/e।
ये हो गए पैराबोला के इंपोर्टेंट पार्ट्स। एक और इंपोर्टेंट बात तुम्हें जानने की जरूरत है, वो यहां नोट में मैं लिख दे रहा हूं। द सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम एनी पॉइंट on the parabola, on the ellipse to the foci is equal to the length of major axis। इसका मतलब ये हुआ कि आप इलिप्स के ऊपर कोई पॉइंट अगर P ले लेते हो, P से F का जो डिस्टेंस होगा और P से F डैश का जो डिस्टेंस होगा, P से एक फोकस का डिस्टेंस और इसी P से दूसरे फोकस का डिस्टेंस, इन दोनों डिस्टेंसेस को जब जोड़ोगे हमेशा कांस्टेंट होता है, किसी भी पॉइंट से कांस्टेंट होता है। इन दोनों फोकस के डिस्टेंस का सम हमेशा मेजर एक्सिस के बराबर होगा, यानी PF प्लस PF डैश इज इक्वल टू होगा 2a के। ये तो हो गई बेसिक बात है जिनके आधार पे आप बेसिक पैराबोलाज को सॉल्व कर पाओगे। अब जब 2 4 5 क्वेश्चन छोटे छोटे कर लोगे, उसके बाद हम कॉम्पिटिटिव के कंसेप्ट जो है उसमें एंट्री करेंगे। अभी फिलहाल